दूसरा प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम अर्थात पी पोस्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के अवगत कराना कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, SOPT कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? SOPT अर्थात सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम है। SOPT अर्थात सॉफ्ट किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो मैं समझता हूँ इसका उत्तर आप सरलतापूर्वक जानते होंगे। यह प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी? इसका उत्तर है, बेसिक शिक्षा योजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी थी। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं? इसका उत्तर है, बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग हैं। नंबर 1, संस्थागत क्षमता में वृद्धि। नंबर 2, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता। नंबर 3, बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? इसका उत्तर है, यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात डायप को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, DPEP का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है, DPEP का पूरा नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। अगला प्रश्न, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? इसका उत्तर है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? इसका उत्तर है, 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत कुल 22 जिलों का चयन किया गया। अगला प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम से है। अब प्रश्न उठता है कि विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। अगला प्रश्न है, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? इसका उत्तर है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्राथमिक 6 सप्ताह में 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व माध्यमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए
तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा केरल को प्राप्त है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन सी अभिकरण उत्तरदायी हैं? इसका उत्तर है जिला शिक्षा समितियां, शैक्षिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? इसका उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में वर्ष 2002 से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उसकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इसका उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से संचालित करती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देते हैं। अगला प्रश्न है, NPEGEL क्या है? अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। इसका उत्तर है NPEGEL कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। अगला प्रश्न है, NPEGEL का क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर है NPEGEL का क्षेत्र महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियों में महिला साक्षरता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर है स्कूल चलो अभियान जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? इसका उत्तर है स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उद्देश्य यह हैं कि बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? इसका उत्तर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 और 5 से प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहेंगे?
इसका उत्तर है बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को हम बाल श्रम के रूप में जानेंगे। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई है? इसका उत्तर है मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण आवश्यकता महसूस की गई। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? इसका उत्तर है मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। अगला प्रश्न है बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? इसका उत्तर है बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 16 दिसंबर 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है शिक्षा अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय और दूसरा है बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। अगला प्रश्न है बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? इसका उत्तर है मैकाले द्वारा अपने वितरण पत्र में एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। यह बात मैकाले ने अपने ध्येय में लिखा था। अगला प्रश्न है शिक्षा में छनाई या निस्संदन सिद्धांत से क्या आशय है? इसका उत्तर है छनाई का अर्थ यह है कि कुछ उच्च स्तर के लोगों को ही शिक्षा दी जाए और यह शिक्षा छोटे स्तर के लोगों पर अपने आप छन कर शिक्षित करता रहेगा। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? इसका उत्तर है अनुदान प्रणाली। अर्थात हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान प्रणाली लागू की जो आज तक भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन द्वारा नंबर 1 केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना तथा नंबर 2 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना प्रमुख है। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप व शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 शैक्षिक अवसरों की समानता तथा दूसरा केंद्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? इसका उत्तर है प्रोफेसर यशपाल समिति
जिन प्रमुख समस्याओं के लिए गठित की गई थी वह था छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करना तथा अधिगम के स्तर में सुधार करना। अगला प्रश्न है, प्री मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्री मोस्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। अगला प्रश्न है, NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताएं। इसका उत्तर है NPEGEL का उद्देश्य शिक्षा से वंचित बालिकाओं के स्तर को सुधारना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका उत्तर है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में संचालित की गई। इसका लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम की समस्या को दूर करना था। अगला प्रश्न, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी आवास बनवाना। अगला प्रश्न है, DPEP परियोजना के क्या कार्य हैं? DPEP परियोजना का कार्य प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना तथा विद्यालय में बच्चों के ठहराव पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा किस सन में खोला गया? कलकत्ता मदरसा 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में खोला गया। अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर है बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई? राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसका उत्तर है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के रूप में नियुक्ति की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 में कर्जन की सरकार में भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र कैसा हो गया? इसका उत्तर है विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या विचार व्यक्त किए गए? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक ही समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, अतः
उसकी नियुक्ति, वेतन, सेवा शर्तों, उन्नति की सुविधाएं आदि से संबंधित नीतियां निर्धारित की गई। शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावशाली करने के लिए सेवाकालीन शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 से तात्पर्य है कि यह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार मापदंडों, पूर्व शैक्षिक परिस्थितियों के सफल एवं दीर्घकालिक परिणाम परक संस्थान को स्थापित करती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 में व्यवसायीकरण को उचित माना गया या नहीं माना गया? उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को प्राथमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 92 ने क्या कहा? वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने कहा, आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके सहयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना प्रमुख था। अगला प्रश्न है, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा? इसका उत्तर है, जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में कहा, नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद के एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा किया। हम समझते हैं कि इससे आपको कुछ लाभ अवश्य होंगे। अगली कक्षा में इसी तरह के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे।